हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। बिहार का भी कुछ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चित वैकेंसी है वो है एईडीओ, क्योंकि एक एग्जाम और नौकरी है ना। अब इस चक्कर में क्या है कि क्लासेस गाइडेंस सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से बच्चों का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। एईडीओ का एग्जाम जो संस्था ले रही है उसका नाम है बीपीएससी, और बीपीएससी का मतलब सिविल सर्विसेज, खास करके जो हम लोग जानते हैं यूपीएससी और बीपीएससी को, वो तो सिविल सर्विसेज के लिए जानते हैं और सिविल सर्विसेज के बच्चे इस एग्जाम को देंगे। लेकिन जब एईडीओ का सिलेबस हम लोग देखते हैं, सिलेबस वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि उसको क्या कहाँ फिट करे ये समझ नहीं आता। लेकिन उसके अंदर जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सेक्शन है वो बच्चों को परेशान करेगा, जो खासकर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट। क्योंकि सीसेट की भी आप तैयारी करोगे तो सीसेट एक अलग चीज है, और यहाँ पे जो मैथ रीजनिंग आएगा ना वो अलग है। और हमारे साथ है सतीश सर, जो आपको सीआईए के प्लेटफॉर्म पे मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। अब जब आप क्लासेस के अंदर रहोगे तब तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है, लेकिन कुछ जो बच्चे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए, खासकर अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो मैथ और रीजनिंग को इतने कम समय में कैसे कंप्लीट करें। क्योंकि फॉर्म लगभग 10 लाख गया। हाँ, लगभग 10। सिलेक्शन 935 का ही होना है। ये प्रीलिम्स तो है नहीं कि मेंस के आगे मेंस के लिए एग्जाम आप दोगे तो 10 गुना या 20 गुना सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन उतना ही होना है, ये बात कहीं ना कहीं हम लोग स्किप कर रहे हैं। समझ में आ रहा है सर? मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चों को लग रहा है अच्छा एक एग्जाम है, तो ये नहीं दिख रहा है कि उतने सारे स्टूडेंट के अंदर हमको 935 में आना है। इसमें सर मैं वीडियो में बताया भी हूँ कि मान के चलिए कि जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है वो प्री पास है, क्योंकि जो सिलेबस है वो मेंस जैसा है कि मेंस में जैसे क्वालिफाइंग हिंदी है, इंग्लिश भी है, फिर जीएस है, और पैटर्न ऐसा बनाया गया है कि इन लोगों को मतलब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से एक पोस्ट नीचे वाला है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का पोस्ट तो है ही। और वहाँ कैलकुलेटिव टाइप का माइंड होना चाहिए, इसलिए शायद ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग रखा गया है। और जीएस बिना तो खैर कोई भी कंपटीशन का कल्पना भी नहीं कर सकते, आयोग का तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जीएस तो रहना ही पड़ेगा। मैथ इंग्लिश आप टीचर से ऊपर वाले टीचर को आप इंस्पेक्शन करने जाए तो स्वाभाविक है मैथ इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश तो जानना जरूरी ही है। रहा बात मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, तो जो सिलेबस में दिया गया है वो नंबर सिस्टम है, एवरेज है, या फिर उसमें टाइम एंड डिस्टेंस है, जो समय दूरी है, या बोट एंड स्ट्रीम है। मतलब कोर जो एसएससी वगैरह में हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे कि बीएसएससी हुआ या एसएससी का टाइप का हुआ, यही सब उसमें टॉपिक है। लेकिन अब उस टॉपिक में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होगा वो तो क्वेश्चन आएगा तब पता फिर भी क्या लगता है, जैसे मान लीजिए लेकिन बच्चे परेशान है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा आप लोग को ये मतलब बता देना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सिविल सर्विसेज में ज़्यादा टफ नहीं पूछता है, तो पिछले कुछ एग्जामिनेशन में आप बीपीएससी का जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है या और भी अन्य कोई एग्जाम है उसका क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन रहता है कि लगभग सब बना लेगा उस हिसाब से, यानी मैथ बैकग्राउंड वाला भी बना लेगा और जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो भी बना लेगा। लेकिन मेंशन अगर मैथ्स का किया है और मैथ्स के लिए आप रेडी रहे, क्योंकि मैं थोड़ा और आगे बताऊंगा इसमें कि इसमें मतलब कंपटीशन कितना टफ है। तो आप टीआरई वाला जो टीचर वाला मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर है, मतलब मैथ वाला है। हाँ, उसमें जो मैथमेटिक्स जिसका सब्जेक्ट है, जैसे 9 to 10 वाला हो गया, उन लोगों का आप मैथमेटिक्स आप पकड़ के देखेंगे तो लगेगा कि हाँ ये एसएससी टाइप का है, बिना प्रैक्टिस उसमें नहीं कर सकते, प्रैक्टिस आपको मांगता है। और देखेंगे उसमें भी जैसे टीआरई 1, 2 वगैरह में देखिए तो आपको 70-71 ऐसे कट ऑफ जाते हुए दिखेगा, और जैसे ही टीआरई 3 में जाएंगे तो पता चलेगा 100 के आसपास कट ऑफ गया। तो अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ उसमें बढ़ा है क्योंकि सीधा सिलेक्शन है उसके बाद एग्जाम के बाद। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो ध्यान रखना है कि जितना भी फॉर्म गया उससे हमको मतलब नहीं है, 935 में हमको आना है। फॉर्म भी गया सर, इसमें भी एक चीज मुझे लग रहा है, जैसे पहले 600 रुपया फॉर्म था, वो तो बड़ा फैक्टर, तो उसमें क्या है कि बहुत कम लोग भरते थे। 100 रुपए की वजह से मुझे लग रहा है कि सब एक तरफ से बहुत बड़ा फैक्टर हमको लगता है। 50% जो फॉर्म है ना, 50 मुझे तो 80% लग रहा है सर कि नहीं, 80% तो कंपटीशन में कभी रहता ही नहीं है। 80% जो है ऐसे कैंडिडेट है जो फाइट में नहीं है, फॉर्म भर दिए बस। हाँ, 20% मान के चलिए, 10 to 20% जो ठीक ठाक अच्छे स्टूडेंट है, तो 10% का मतलब समझिए एक तरह से कि मतलब 1 लाख तो हो ही जाता है।
1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोर तैयारी और अच्छे स्टूडेंट हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी का देख लीजिए, बिहार से कितने सारे फॉर्म गिरते हैं, या एसएससी वाले भी कितने गिरते हैं, तो वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। वो लोग आए हैं इसमें और वो सब इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं। यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, और कुछ हो सकता है कि जैसे मैंने कुछ एक जगह यूट्यूब पर भी देखा था कि जीएसटी इंस्पेक्टर है, जबकि उनका जो पे ग्रेड है वो मतलब सैलरी की बात किया जाए तो 85,000 के आसपास उनकी सैलरी आराम से बनती होगी, और इसमें 50,000 सैलरी बनना है, वो लोग भी इसमें आने का अपने क्लास के अंदर, क्लास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छी जगह पे सर्विस कर रहे हैं, फिर भी वो पे स्केल उनका बहुत अच्छा है। अब आपके दिमाग में आएगा तब फिर एईडीओ क्यों भर रहे हैं, एक ही कारण है, उनको बिहार आना है। समझ गए ना, ये रीजन। मुंबई का लड़का है, यहाँ पे जो टीचर हैं, जो 12 के टीचर्स, उनका सैलरी देखो कितना है, और वो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है इधर उधर ना, उनको बिहार आने का एक बढ़िया मौका दिख रहा है एईडीओ एग्जाम। आप सोचिए, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उस लेवल पे उनका टेंशन फ्री है, पैसा आ रहा है, रिलैक्स होकर तैयारी करना है, डर भी नहीं है, तो परफॉर्मेंस में तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस क्रिएट होगा ना। तो उसको हम लोग को सीरियसली समझ के तैयारी करना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें मैथ और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला, बहुत रोल प्ले करेगा। और अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स, इसमें मैंने वीडियो में भी बताया है कुछ कि मतलब 150 155 से नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते इसमें। अच्छा, हमको ये बताइए कि समय तो काफी कम है, जनवरी लास्ट या फेब के स्टार्टिंग में इन लोगों का एग्जाम हो जाएगा। हाँ, उससे ज्यादा समय नहीं मिलना है उसे। अब मैथ और रीजनिंग जिनका बैकग्राउंड नहीं रहा, कैसे तैयारी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाइए। देखिए, जिन लोगों का मैथ रीजनिंग नहीं है, मतलब ढंग का नहीं है, और आप सोच रहे हैं कि हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो 2-3 महीना आप दूसरा कोई भी एग्ज़ाम के बारे में दिमाग से निकाल दीजिए। अगर 71st एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं, मतलब प्री दिए होंगे, मेंस के लिए अगर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो फिर एईडीओ है ही नहीं। आप मेंस तैयारी कीजिएगा या फिर एईडीओ कीजिएगा, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएगा। हाँ, जिनका प्री वगैरह नहीं हो रहा है, या रिसेंटली फ्यूचर में आपका और कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो 3 से 4 महीना के अंदर में जो भी आपके पास टाइम है, उसमें आप ये सोच लीजिए कि हमको यही एग्ज़ाम करना है क्रैक, एक पोस्ट मुझे लेना है। तो इस मामले में क्या करना पड़ेगा कि जो जीएस वगैरह है उसको आप जैसे पढ़ रहे हैं, या जो सर है गाइड कर रहे हैं जीएस के मामले में, तो उस हिसाब से आप गाइड लीजिए और पढ़िए। जहाँ तक रही बात मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, तो बेसिक वगैरह इसका कंप्लीट करते हुए और थोड़ा एडवांस लेवल पर भी रेडी रहें। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मैथ रीजनिंग तो बहुत सारे लोग देख लिए हैं, इसमें कुछ स्टैटिस्टिक्स का भी पोर्शन भी पूछेगा। इसमें डीआई वगैरह टाइप का है। डीआई में पूछने का ये मतलब है कि इसमें मीन मीडियन मोड जो होता है वो भी पूछेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा सा मेंशन किया है। मेंशन करने का मतलब है कि वो अपना रास्ता खोल लिया है कि भाई हम ये भी पूछ सकते हैं, वो रास्ता ओपन किए हुए है। क्योंकि जो आप परीक्षा नियंत्रक का इंक्लूडिंग, मुझे ये लग रहा है, डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको, हमको ये भी लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग टाइप की चीजों पे भी जोर देंगे। बिल्कुल देंगे। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है कि आयोग इस एग्जाम को ले रहा है, क्रिटिसिज्म किया गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि ये एक तरह से एसएससी लेवल का होना चाहिए, तो बीएसएससी को आप दे दीजिए। तो आयोग कुछ ना कुछ अंतर करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी ध्यान रखना है हम लोगों को कि मैथ और रीजनिंग का जो बेसिक तैयारी वो तो करना ही करना है, अप्लाइड सेक्शन पर भी जोर देना पड़ेगा। अब इसमें एक चीज़ और है ना सर कि एडवांस मैथ इसमें आप देखिएगा उतना जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह ये सब दिया नहीं दिया है, वो बिल्कुल कोर एडवांस में आ जाता है। अलजेब्रा वो नहीं पूछा, अलजेब्रा टाइप से नहीं, लेकिन अलजेब्रा का पोर्शन सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर होता है, वहाँ आता है। और मेंसुरेशन क्लास में, हाँ, और मेंसुरेशन जो होता है 2D 3D, ये सब मेंशन, तो ये तो सबको जानना भी चाहिए। तो आयोग ऐसा मतलब कर रहा है, जैसे आप 70वीं एग्जाम या 69वीं एग्जाम से देखिएगा, पहले कोर मैथमेटिक्स पूछा जाता था 10 क्वेश्चन सिविल सर्विस में। बाद में आयोग ये सोचा कि नहीं, कोई स्पेशल टाइप के स्टूडेंट जैसे मैथ्स बैकग्राउंड वाले को हम नहीं दे सकते, तो अब जो जैसे 71वीं एग्जाम पूछिए, देखिए उसमें रीजनिंग कितना भर भर के पूछ दिया। 10 क्वेश्चन है तो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड ऐसा पूछा कि हर कोई बना सकता है, मतलब इक्वल प्लेटफॉर्म पे। तो बीपीएससी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे आईएएस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि उसमें का जो क्वेश्चन है कि सब कोई बना लेगा। हाँ, अब इसमें ये अलग बात है कि अगर कोई शार्प माइंड का है, सब दिन मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ा है, और कोई अभी तुरंत पढ़ा है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो हो ही नहीं। हमको ये बताना है कि तुरंत वाले का कैसे ठीक होगा,
तुरंत वाले का ठीक करने के लिए बस यही है, लेबर करना पड़ेगा। बेसिक जो है पहले तो बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह बेसिक कैसे स्ट्रांग होगा? उसके लिए जो बेसिक, जैसे आप मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड सबसे पहले प्रॉफिट लॉस क्या है, कैसे इसका काम चलता है, इस पर कैसे प्रॉफिट परसेंट या प्रॉफिट निकाला जाता है, कैसे सीपी निकाला जाता है, कैसे एसपी निकाला जाता है, पहले बेसिक क्वेश्चंस उसका जो है कम से कम 35, 40, 50 ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद जब वो उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रैंडमली कोई कंपटीशन का क्वेश्चन उठाइए, चाहे कोई भी कंपटीशन, इंडिया का कोई भी कंपटीशन का जो एग्जाम मतलब हो रहा है एग्जाम, उसका क्वेश्चन ले करके उसको रैंडमली बनाना है, उसको देखना है कि कैसे इस पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो धीरे धीरे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर चलना है, चैप्टर वाइज चैप्टर चलना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर जैसे मान लीजिए कि एक दिन में अगर कोई इसकी तैयारी प्रॉपर अगर ये सेट कर लिया कि हमें यही करना है, तो 10 से 12 घंटे अगर पढ़ाई कर रहा है तो मान के चलिए कि मैथ्स को 5 घंटे दे दीजिए, बाकी जो अगर 12 घंटे में 7 घंटे आप जीएस वगैरह पढ़ते रहिए। रीजनिंग उसी में आएगा। मैथमेटिक्स रीजनिंग अगर रहेगा तो उसी में बीच में 1-2 घंटे का फिर आदमी थक भी जाता है। लगातार मैथ रीजनिंग पढ़ना, माइंड थक जाएगा आपका। मतलब 5 घंटे बहुत ज्यादा है, 5 घंटा मैथ और रीजनिंग को दे दिया जाए तो कवर किया जा सकता है। बिल्कुल कवर किया जा सकता है, और बाकी टाइम अपना जीएस कर ले। हाँ, जैसे इसमें जितने भी टॉपिक हैं, मतलब मान के चलिए जो टॉपिक है 15 टॉपिक मान के चलिए, 15 के बदले आप 20 ही मान लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इधर उधर का पढ़ लीजिए जो मान के चलिए कि कोर पॉइंट उसमें नहीं बोला है, जैसे नंबर सिस्टम बोल दिया, अलजेब्रा नहीं बोला, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन में, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लीजिए। तो वैसे मान के चलिए कि अभी से अगर 4 महीने का समय है, मतलब 120 दिन है आपके पास, तो 120 दिन को आप 100 दिन मानिए, 20 दिन आप मान लीजिए कि कुछ पर्व त्योहार इधर उधर निकल जाएगा। तो 100 दिन है और आपके पास अगर 20 टॉपिक है तो एक दिन मतलब एक टॉपिक पर 5 दिन आपके पास है, उसमें 3 दिन आप जैसे मैनेज करना है उस हिसाब से कि 3 दिन एकदम बेसिक अच्छा कीजिए और 2 दिन जो है वो आपका रहेगा कि एडवांस लेवल का क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। मतलब फॉर्मूला 3 दिन बेसिक, हाँ 3 दिन और बेसिक, उसी बेसिक वाले टॉपिक के आधार पे एडवांस पे प्रैक्टिस कर लेना है। अब उसको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो तो ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। बिल्कुल, बेसिक क्लियर करना कितना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और हो रहा है, वो ये हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बस क्वेश्चन उठाएं और शुरू कर दिए। नहीं, वो गलत तरीका है। जिनका अगर मान लीजिए कि पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैथ रीजनिंग में सारा चीज पहले से पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो भाई जो भी है प्रैक्टिस करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। लेकिन जिनको शुरू से करना है तो उनको बेसिक करना पड़ेगा। जैसे आप बोला जाता है ना कि आईएएस का तैयारी करते हैं तो आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। बिना एनसीईआरटी का अगर डायरेक्ट आप हायर लेवल बुक उठा लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक पहले एनसीईआरटी जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो उसी तरह। हाँ, लेकिन ये आप सोच लीजिएगा कि एनसीईआरटी मैथ का बुक उठा के पहले पढ़ ले, तो नहीं, ये काम मत कीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक टॉपिक है, टॉपिक को आप मतलब रेडी करना है। हाँ, टॉपिक रेडी कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर उसके बाद समय बचता है तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन गो थ्रू हो जाइए, क्या पता सेम टू सेम क्वेश्चन वही डाल दे। मैथ और रीजनिंग के लिए हम एक चीज़ समझना चाहते हैं और जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी समझाना चाहते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग, जैसे बैंक है, एसएससी है, इन सब जगह पे टॉपिक वाइज जो पूछे गए हैं, वो कितना फायदा कर सकता है? देखिए, इसमें मैं जो बैंकिंग वाला जो है, बैंकिंग वाला भी इसमें फॉर्म फिलअप किए होंगे डेफिनेटली, लेकिन बैंकिंग का प्रिपरेशन अलग होता है। उसमें का जो रीजनिंग का स्टैंडर्ड होता है बहुत हाई लेवल का होता है। मतलब एसएससी वगैरह ये सब समझिए, एसएससी का स्टूडेंट हो सकता है बैंक वाला में जाएगा तो वो ठीक से नहीं बना पाएगा। बैंकिंग वाला अगर एसएससी में आ जाए तो अच्छा से कर लेगा, क्योंकि उसका रीजनिंग का लेवल हाई होता है। जैसे सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप दोनों एग्जाम का देख लीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा अंतर दिखेगा। तो उसी तरह और भी मतलब पोर्शन में कुछ पोर्शन ऐसा है जो बैंकिंग में पूछता है वो एसएससी में पूछता ही नहीं है। तो प्रैक्टिस क्या इनका करना है या नहीं? हाँ बिल्कुल, रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है। इसका कोई सा भी सबसे अच्छा जो है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी का जो क्वेश्चन बैंक है, सबसे बढ़िया है कि उस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग मतलब उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि कोई भी क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, और कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। मुश्किल से अगर एक दिन बैठेंगे 1 घंटा में आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग को फोकस करना चाहिए एसएससी का जो क्वेश्चन है, मैथ और रीजनिंग का, उस लेवल पे। हाँ, उस लेवल पर आप करना। बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा जाके परेशान नहीं होना है ना। हाँ बिल्कुल, बैंक वाले से क्योंकि उनका एडवांस लेवल है, वहाँ तक क्वेश्चन नहीं जाएगा मोस्टली। अच्छा, एक और तो है ना खतरा है सबको,
अगर बैंकिंग वाले बैठ जाएंगे बड़ी संख्या में, चुनौती तो अच्छा खासा देंगे। हाँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि चुनौती इतना ज्यादा है। कट ऑफ जैसे मैंने बताया कि 150-55, तो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग को हाँ, अच्छा नहीं लगता है कि मेरे रेंज से बाहर क्यों बता रहे हैं, लेकिन रियलिटी है। आप देखेंगे जो कंपटीशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। दूसरी चीज़ एक और है कि जो नए ग्रेजुएट्स होंगे उनके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खतरा है। और इतना ज़्यादा है कि मतलब अनुभवी वाले डरेंगे, हो सकता है वो ऑप्शन अगर आ भी जाएगा ना तो 2 बार सोचेंगे मारे कि ना मारे, लेकिन जो नए स्टूडेंट है ना वो मारते चले जाएंगे और वो अच्छा और उनका फायदा मिलेगा, इस बात की गारंटी है। हाँ, हर बार हुआ है, वो कमीशन का एग्जाम हो या एसएससी रेलवे का हो, फर्क नहीं पड़ता। नए वाले कफन बांध लेते हैं, कुछ तो जाना उनका है नहीं, रिलैक्स है, आराम से, फैमिली प्रेशर कुछ है नहीं, एकदम ठोक के वो आंसर करेंगे। और इस बार नहीं हुआ तो अगली बार कर लेंगे, उनको प्रेशर नहीं है ना। हाँ, ये मेंटेलिटी। और अगर आप 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, घर वाले दबाव दिए हुए हैं, बेटा इस बार नहीं हुआ तो वापस कर लेंगे, आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। वो प्रेशर होता है, हर बार होता है लिटरली, मतलब। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, उनसे नहीं जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो बिल्कुल बिंदास हैं, जिनको कोई प्रेशर नहीं है, ये सबसे बड़ा खतरा है किसी भी पुराने स्टूडेंट को। और इसीलिए यूपीएससी हो या कोई एग्जाम हो, देखते हैं 21 साल 22 साल का बच्चा आता है, पूरे कॉन्फिडेंस से निकाल जाता है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर मैथ्स रीजनिंग अगर ठीक हो गया और लास्ट में कुछ समय है आपके पास, तो यूपीएससी का जो क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का, सीसेट वाला जो पोर्शन है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी क्या है, नंबर सिस्टम वगैरह उसमें भी मेंशन यूपीएससी ने किया है। बहुत सारे ये लगता है हाँ, कि ये जो आयोग है ना यूपीएससी, ये यूपीएससी के सीसेट से कुछ क्वेश्चंस उस पैटर्न पे जरूर डालेंगे। आप नंबर सिस्टम का ही, जैसे मैंने बोला, आप एसएससी का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देख लीजिए और आईएएस वाला देख लीजिए, दोनों में फर्क पता चल जाएगा। है टॉपिक वही, चैप्टर नाम वही है, लेकिन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना हाई लेवल बनाता है यूपीएससी कि मतलब आपका सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है क्या। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आयोग एग्जाम ले रही है, जीएस के अंदर भी, मैथ और रीजनिंग में भी, एक वो आयोग के लेवल को दिखाने का तो कोशिश करेंगे ना, बिल्कुल, जो एसएससी से बिल्कुल अलग हो, जो बैंकिंग से बिल्कुल अलग हो। तो एईडीओ के अंदर आपको वो एक मिक्स लेवल दिखेगा और कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट दिखेंगे, जो कहीं ना कहीं यूपीएससी या यूपीपीएससी के पैटर्न पे आपसे पूछा जा सकता है। तो यूपीएससी का तो सर बताए ही, यूपीपीएससी को भी देख लीजिएगा साथ में, तो ज्यादा बेहतर है क्या। उस तरह से सवाल वहां पे होगा। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और जीएस में भी हमको लगता है कि अब इनको पता है कि एसएससी और बैंकिंग वाला तो यहाँ रीजनिंग और इस पे खेलेगा, तो जीएस के लेवल को कहीं ना कहीं उस लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे जो सिविल सर्विसेज के बच्चों को फायदा पहुंचा दे, फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों सेक्शन में बैलेंस रहना जरूरी है। बिल्कुल, है ना। और क्या लगता है? और दूसरा एक और है, देखिए इस सिलेबस को अगर ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि रेलवे वाले कैंडिडेट को ले लीजिए, उनका मैथ रीजनिंग ठीक रहेगा, अगर मान लीजिए अच्छा स्कोर कर लेंगे तो जीएस में थोड़ा सा नीचे आएंगे। और सबसे गड़बड़ होगा उनका इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है। अच्छा। और खासकर बिहार के ज्यादातर स्टूडेंट आप देखिएगा कंपटीशन तैयारी करने वाले या यहाँ तक कि बीपीएससी तैयारी करने वाले, सामान्य हिंदी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता। तो वो जो क्वेश्चन है उसमें अगर मान लीजिए 9 ही क्वेश्चन अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो वो 9 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही बन जाएगा, ऐसा नहीं, उसमें सेक्शन वाइज क्वालिफाई भी करना है, सेक्शन वाइज करना है, ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में अलग करना है, हिंदी में अलग करना है। अगर 9 के बदले 8 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन की वजह से हो सकता है कि मामला बिगड़ जाए, तो उसमें भी एनर्जी कहीं ना कहीं लॉस होगी। नहीं, एक अच्छा टाइम जाएगा ना, जिसको इंग्लिश पता ही नहीं है तो वो पूरा पढ़ेगा ना। कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं, एकदम आप लोग भी समझ लीजिए, कुछ दिन पहले की बात है कि हायर एजुकेशन ली हुई लड़की, एजुकेशन हायर है, उसको एनरोलमेंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर, वो पढ़ नहीं पा रही थी। कारण क्या था वो पढ़ नहीं पा रही? इंग्लिश साफी डब्बा। अच्छा, मतलब आखिर हमको ये लगता है कि व्हाट्सएप फेसबुक के टाइम में एटलीस्ट आदमी लेटर तो पहचानेगा। आज भी देखिएगा सर, बिहार की यूनिवर्सिटीज में अब जैसे हिस्ट्री है, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, इंग्लिश पूछिए उससे नहीं आएगा। मतलब 8 सब्जेक्ट में ऐसे है कि यहाँ हिंदी मीडियम का ऐसा बोलवाला है, ये भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं लेकिन इंग्लिश नहीं आता। ये भी एक खतरा है थोड़ा सा। बिल्कुल, इसको इसलिए भी इंग्लिश और हिंदी को भी सीरियसली लेके चलने की जरूरत है। हिंदी तो निकाल लेंगे आप, मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। अब हमको ये बताइए कि मैथ्स और रीजनिंग को लेके इनका प्रॉपर स्टडी प्लान और अप्रोच क्या होना चाहिए?
अप्रोच जो मैंने बताया कि हाँ, जिस हिसाब से मतलब इसको टाइम देना है, जीरो लेवल से। हाँ, जीरो लेवल से देना है। हम्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ना है, कोई सा भी राइटर, जैसे बिहार में चलती है भारती भवन है या कोई सा भी बुक है। किताब को भी आप रिकमेंड कर दीजिए, हाँ, कौन सा सही रहेगा। जैसे भारती भवन जनरली यहाँ का जो बुक है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी स्टूडेंट है तो भारती भवन या जो आर.डी. शर्मा वगैरह का जो बुक है उसको आप ले सकते हैं बेसिक के लिए, उसको आप बनाइए, ठीक है। या कंपटीशन के बेस पे आप चलेंगे तो कंपटीशन में जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक है तो आर.एस. अग्रवाल का भी बुक बना सकते हैं, वो भी शायद भारती भवन ही। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे आर.एस. अग्रवाल पे है। आर.एस. अग्रवाल की किताब तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, हाँ, लेकिन एकदम बेसिक समझने में दिक्कत नहीं होगा? बेसिक समझने के लिए देखिए यहाँ बहुत सारे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया एसएससी का, कि एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि टॉपिक उसमें प्रॉफिट लॉस दिया है तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। फिर उसमें जो है टाइप बाय टाइप, पहले लोअर टाइप का क्वेश्चन, फिर हायर टाइप का क्वेश्चन, और फिर उसके बाद ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, ऐसे करके भी आजकल बुक जो है वो सेट किया हुआ है। तो मार्केट में आप देख लीजिए, कोई सा भी, स्पेशली मैं बताऊंगा नहीं कि हाँ कौन सा बुक स्पेशली पढ़ लीजिए, मार्केट में उपलब्ध है, बहुत सारे ऐसे बुक है। अब मैं किसी एक के बुक के बारे में बताऊँ, पता चला उससे अच्छा बुक एक और आपको अगर कहीं दिख गया तो आप ये सोचेंगे कि नहीं सर जो बताया वही करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। आप खुद से ऑब्जर्व कीजिए कि मार्केट में जो टाइप बाय टाइप करके पहले बेसिक लेवल, फिर उससे हायर लेवल, फिर उससे हायर लेवल, और कॉन्सेप्ट करता हुआ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन अगर मिल जाता है अगर एसएससी का, तो वही ले लीजिए। तब कोई ज़रूरी नहीं है भारती भवन या इधर आर.एस. अग्रवाल ये सब पढ़ने की। ये आर.एस. अग्रवाल तो खैर वो पुरानी चीज़ें हो गई, मैंने बोल दिया कि कुछ क्वेश्चन जरूर उससे पूछ लिया जाएगा। जैसे शेयर मार्केट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि मुझे याद है कि 67वीं एग्ज़ाम में शायद या 68वीं एग्ज़ाम में एक शेयर मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया था, जबकि वो सिलेबस में मेंशन है ही नहीं, और उसमें लाभांश वगैरह ये सब क्वेश्चन पूछ दिया। अब मान लीजिए लाभांश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दिया अगर 100 में से, और कोई स्टूडेंट तैयारी करके गया ही नहीं, तो वो 2 क्वेश्चन गया। तो तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी। हाँ, इसलिए तैयारी जो है वो पूरी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बार बोल दिया था कि लॉगरिथम का क्वेश्चन जो है, तो बहुत सारे लोग बोले कि लॉग फॉग पूछते ही नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, लॉग 2 तरीके से होता है। एक तो ट्रिगोनोमेट्री में लॉग चला जाएगा, एक होता है लॉग एंटी लॉग, वो पूछा नहीं जाता है। लेकिन जो आजकल लॉग ऐसा, उसमें अलजेब्रा घुसा के पूछ दिया जाता है क्वेश्चन, तो वो बिल्कुल पूछने का चांसेस हो सकता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो पूछ ही देगा, लेकिन नंबर सिस्टम बोला है, नंबर बोला है, तो नंबर से रिलेटेड वो चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है। तो बेसिक रेडी रखिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी एक ही है। अगर मान लीजिए कि वो निकल गया ना, तो एडीओ का फॉर्म अगर इस बार निकला है तो अगली बार कब आएगा पता नहीं। जब एक ही अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो बिल्कुल जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सब आप अपने पास रखिए, सब चला दीजिए। हाँ, जितना है तभी होगा। और जैसे मैंने बताया, कोई सा भी राइटर का बुक आप लेना है ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ प्रीवियस ईयर बुक। प्रीवियस ईयर बुक का चैप्टर वाइज अगर बुक कहीं भी मिल जाता है, उसी को आप बना लीजिएगा, भटकने का कोई ज़रूरी नहीं। उसी से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसी का प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आप में वो एफिशिएंसी आने लगेगी। 1 महीना टेस्ट शुरू में मत दीजिए, टेस्ट देंगे ना तो हो सकता है कि आप डाइवर्ट हो जाए, आपका स्कोर नहीं जाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो कॉन्फिडेंस चला जाएगा। 1 महीना पहले पूरा मैथ रीजनिंग जितना भी है पहले पूरा पढ़ लीजिए, ढंग से अच्छे से पढ़ लीजिए, जीएस भी अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद 1 महीने बाद आप देखिए आपका स्कोर कितना जाता है। डेफिनेटली मुझे लगता है 50-60 स्कोर जाएगा, अगर बिल्कुल बेसिक है, और अच्छे स्टूडेंट है तो 100 भी जा सकता है। फिर उसके बाद हर 10 दिन में, फिर उसके बाद 10 दिन पर दीजिए, 5 दिन पर देने का जरूरत नहीं, 10 दिन पर दीजिए। फिर 10 दिन का बाद देखिएगा आपका स्कोर फिर कुछ बढ़ेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा ना, तो उस टेस्ट को सप्ताह पर ले जाइए कि 1 सप्ताह पर टेस्ट लेंगे, और जब एग्जामिनेशन का 1 महीना बचेगा तो लगातार 20 दिन आप टेस्ट देते रहें। टेस्ट देते देते आपको समझ में आ जाएगा कि लेवल बढ़ रहा है। अगर आपका स्कोर 140, कभी 150, कभी 155, कभी 145 इसके रेंज में रह रहा है ना, तो समझिए कि तैयारी ठीक ठाक हो गई है। बाकी सब डिफाइन होगा कि एग्ज़ाम कैसा होता है। तो इस बीच में मैथ रीजनिंग ये लोग कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आसान तरीका बता दिया गया, ये एक्सपीरियंस से आता है ना? क्या सर? ये एक्सपीरियंस से आता है? हाँ, बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस से आता है। लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपका? अब पहले भी जब मैं तैयारी करता था तो बहुत बार मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, तो जानता तो सब कुछ था, लेकिन ये चीज़ें हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आता था कि क्या पढ़े ना पढ़े। अचानक से कोई भी क्वेश्चन आता था बना देता था, लेकिन कोई अगर पूछ लेता था कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, तो ये थोड़ा बताना बड़ा मुश्किल हो जाता था।
लेकिन अब इतना सारा एग्जाम दे लिया हूँ खुद भी, और दूसरे लोग को इतना गाइड किया हूँ, पढ़ाया हूँ, तो उससे अब धीरे धीरे ऐसा अनुभव आ गया है कि सतीश सर ऐसे ऐसे टीचर्स को पढ़ा चुके हैं जो आप जिनसे आप पढ़ते हो, बहुत सारे जो बहुत फेमस है सोशल मीडिया में। हाँ, बहुत सारे ऐसे उनके दिल्ली में गुरु रह चुके हैं। ये दिल्ली में भी पढ़ाया हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी के समय में टीचर भी हैं। अब ये अलग बात है कि लोग मुझे इसलिए नहीं जानते हैं कि मैं लाइमलाइट में आया ही नहीं। बीच में फिर कोरोना आ गया, कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे क्योंकि वो स्वस्थ थे, मैं मरने से बचा था, मैं इसलिए उस पर काम ही नहीं कर पाया, नहीं तो हाईलाइट भी नहीं हो नहीं तो जो फेमस चेहरे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, उनमें से अधिकांश जो हैं वो इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। तो इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो सीधे साधे तरीके से बड़े सादगी के साथ बहुत सिंपलिसिटी के साथ ये बता रहे हैं ना, बिना चिल्लाए हल्ला किए हुए, तो ये बहुत रेयर होता है। ऐसे सर बहुत टीचर हैं, जैसे 2018 17 नहीं है ना, 17-18 में जैसे मैं मुखर्जी नगर में जब पढ़ा रहा था ना, तो वहाँ के बहुत से ऐसे टीचर हैं जो उस समय फेमस थे, वो अभी दिखते नहीं है कहीं पर। और उस समय कोई जो टीचर, मतलब अभी के जो टीचर बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय खुद ही तैयारी कर रहे थे, तो अभी अच्छे टीचर हैं। तो यंग टीचर हैं बहुत सारे, अच्छा भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए। अच्छा, मुखर्जी नगर का कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कैसा एक्सपीरियंस है मुखर्जी नगर में? जो अभी मतलब बच्चे तो अभी भी जा ही रहे पढ़ने के लिए, जैसे अभी हाल ही दौरान और अब में कितना डिफरेंस आ गया है? जैसे मुखर्जी नगर में पिछले साल गया था। अच्छा, पिछले साल गए थे? मेरा 2-3 साल हो गया हुआ। मैं पिछले साल गया था और 11 साल लगभग 2010 से 2021 तक मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो उस समय का जो पीरियड था तो वो अलग दिखता था। पिछले साल जब गया तो लगा कि जैसे कि अब बहुत कुछ यहाँ से निकल चुका है, 40% के आसपास है, 60% लगता है कि यहाँ अब स्टूडेंट वैसे सीरियस है भी नहीं, SSC वाले दिखते थे। अभी हाल ही में 1 महीना पहले मेरे एक दोस्त हैं, जब उनसे बात हुई, वहाँ रह रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि बताइए वहाँ पर क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे कोचिंग हैं जो यहाँ से बिल्कुल UPSC वाले चले गए हैं। तो चल जाने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो नए स्टूडेंट हैं, उनके लिए मुखर्जी नगर और गाजियाबाद दोनों नए ही हैं। तो उनको वो सेंटीमेंट आएगा नहीं। हम लोग रह चुके हैं इसलिए मुखर्जी नगर दिमाग से निकलता नहीं है। 12 फेल के साथ जो रिलेट करने वाला है ना, तो हम लोग कर पाते हैं, हाँ, सब नहीं कर पाएगा। तो वो जो है सो मतलब नए जगह पे लोग जा रहे हैं, और वहाँ पर वही लोग अभी थोड़ी बहुत हैं जो वहाँ पर पहले से तैयारी कर रहे थे, वो सेंटीमेंट्स जुड़ गया है, सेंटीमेंट जुड़ गया, जिस वजह से वहाँ पे वो हैं। फिर हमारे वो भी निकल, कई दोस्त जो है ना, जो ऑलरेडी अलग अलग जगह सिलेक्शन ले लिए हैं, अभी भी मुखर्जी नगर ढक्का के आसपास डेरा लेके रहते हैं। हाँ, वो उनको उतना टेंशन चाहिए। हाँ, वो लगाव जैसा है कि भाई हम यहाँ पर इतने साल गुजारे हैं तो कैसे छोड़े। एक बार की बात है कि एक यहाँ पे BPSC से DSP बने, तो मुखर्जी नगर में तैयारी करते थे, तो हम उसको मेंस देके UPSC का आए थे, उनको पता चला तो बुलाया, बात किए, तो बोले कि मुखर्जी नगर के बारे में बताइए, नेहरू विहार कैसा दिखता है, गांधी विहार कैसा दिखता है, मंदिर कैसा है वहाँ का। मतलब बड़ा एक्साइटमेंट था। बोले कि बहुत साल हो गया वहाँ गया हुआ, अच्छा लगता है सुन के कि कोई वहाँ रहने वाला है, और उससे अगर हम बात करते हैं तो मुझे पुरानी चीजें याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल, तो वही अच्छा लगता है। खैर, हम लोग AEDO पे रहते हैं, तैयारी अच्छे से कीजिए। अच्छा, आप क्या क्या करवा रहे हैं क्लासेस के अंदर? क्लासेस के अंदर मैं करवा रहा हूं, एक और मैसेज देना है क्लास के बच्चों को कि आप उनको क्या क्या आगे करवाएंगे, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी, कि मैथ और रीजनिंग उनका कंप्लीट हो जाए यदि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करे तो। देखिए, इसमें एक चीज़ है कि मैं एडवांस लेवल टाइप का कुछ क्वेश्चन रोज़ वीडियो के रूप में थोड़ा आप लोग को दे रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन आप बनाइए या प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद बेसिक जो कुछ वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है उसको देखिए, और ये कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि और अगर उस पर ज़रूरत है तो बेसिक मैं और भी वीडियो बना दूंगा उस पर, कि कैसे किसी भी टॉपिक का जो 15 टॉपिक के आसपास है, अगर ऐसे बोलिएगा तो फिर से मैं एक बार थोड़ा उससे हाई लेवल करके, और जो AEDO के हिसाब से होगा वो मैं वीडियो फिर से बना दूंगा धीरे धीरे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग का भी कुछ जो पोर्शन है वो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि खुद भी मैं IAS एग्ज़ाम दिया था तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों पढ़ा था, तो वो चीज़ें हैं मुझे उस पर कमांड, तो वो चीज़ें मैं आप लोग को बता सकता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस पर है। मैं एक आप लोग को फॉर्मूला बताऊँगा कि देखिए इस पर ऐसे सोचना है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करनी है, बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, आंसर आपको खुद मिला है। प्रैक्टिस में कोई दिक्कत होगी तो सर आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल। और कोई भी क्वेश्चन बनाइए, जैसे मान लीजिए आपको बनाने में 20 सेकंड लगता है, तो उसको प्रैक्टिस करके आप 10 सेकंड पे ले आइए कि 10 सेकंड में कैसे बना ले। तो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे ना, तो उसमें कुछ जो ट्रिक्स है वो सब भी मैं बताऊंगा,
और बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फुल्ली आप ट्रिक पर ही चले जाए। जैसे यूट्यूब पर आजकल टीचर्स बताएंगे अरे इसमें तो ये ट्रिक लगेगा, तो एग्जामिनेशन प्रेशर में जब वहाँ पर 2 घंटे का प्रेशर होता है, आप ट्रिक सोचने में वहाँ पर नहीं हो पाएगा। वहाँ पर एट ए टाइम जो आपके माइंड में आते जाता है बनते चलेगा, और छूट गया तो छूट गया। मतलब उसके लिए आपको पूरा माइंड प्रिपेयर होना चाहिए और वो आपका ट्रिक हो जाना चाहिए। टीचर अगर कोई भी बताते हैं, चाहे मैं हूँ या कोई और टीचर है, तो उस ट्रिक को अपना बना लीजिए, तो जाकर के वो वर्क करेगा। नहीं, एक्चुअली हुआ ये ना, जब हम तुक्का मारने वाला तरीका बताएं, हम सबको बोले कि ट्राई पहले करो तब जाके इम्प्लीमेंट करना। खुद से। तो एक स्टूडेंट मैसेज किया कि सर एकदम फिट हो रहा है सारा। तो हुआ क्या कि वो इतना ट्राई कर लिया ना कि अब उसको कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो मेरा बताया हुआ नहीं रहा, अब वो उसका अपना हो गया। तो सर का कहने का मतलब है कि कोई ट्रिक्स कोई बताए या सर खुद बताए आपको, तो आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको लगे कि नहीं अच्छा ये ट्रिक है, मतलब कौन बताया वो भूल जाइए, ये मेरा ट्रिक है, हमको इस तरह का ट्रिक अप्लाई करना है। वो डेवलप खुद तो ही ये आपको करना पड़ेगा खुद से। अगर उस भरोसे चले जाइए एग्जाम में ना, तो गया। तो आई थिंक समझ गए होंगे सारी चीजें, मैथ और रीजनिंग को लेकर। जीएस को लेकर तो हम लोग बात करते ही रहते हैं, और फिर सतीश सर आगे गाइड करते रहेंगे इसी तरह से। हाँ, बीच बीच में जैसे वीडियोस आएंगे, और कोई भी आपका इस तरह का सवाल होगा मैथ रीजनिंग से रिलेटेड और कुछ भी, तो बता दीजिएगा, हम लोग इसी तरह से बैठेंगे और आपके सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए। और क्लासेस हमारी चल रही है, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। आप लोग को जुड़ना है तो आप क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। अगर टिक गए हो तो अच्छा, टिक ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक टिके हो? अगर यहाँ तक टिक गए हो तो एक मैसेज कर देना। ये कई बार हुआ है, पता है, बच्चे तो भाग जाते हैं बीच में से। हम कई बार बीच के जब हो जाएगा 5-10 मिनट में, तब हम बोलेंगे अगर यहाँ तक हो तो मैसेज करना। तो और रियलिटी ये है सर कि जो कोर पॉइंट, जो अच्छी बातें हैं, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, वो बीच वाले वीडियोस और लास्ट वाले ये सब में ही ज्यादा होते हैं। कब निकल जाएगा पता नहीं है ना? कब निकल जाएगा उसका कोई पता नहीं। शुरू में तो इंट्रोडक्शन इधर उधर हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे सीरियस टॉपिक पे हम लोग आते हैं, बीच बीच में अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं। तो यही है, जैसे आप मान लीजिए किसी सीनियर से आप गाइडेंस लेते हैं, आप बोलिएगा कि भैया हमको यही चीज बता दीजिए, तो एट ए टाइम वो आपको थोड़ी ना बता देगा। उससे आप बातचीत करेंगे, बातचीत होते होते कब उसके मुंह से वो चीजें निकल जाएगा आपका पता नहीं चलेगा, और कौन सा लाइन निकल जाएगा और कौन किसके काम का होगा ये नहीं पता चलेगा, ये पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये बात है। तो बातचीत होते रहना चाहिए, और ये हम लोग एक तरह से आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बातचीत ही कर रहे हैं। और आगे ऐसा नहीं है कि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं आप लोग को, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, आप लोग के सवाल के बेसिस पे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक बहुत बड़ा हर्डल है उनके लिए जो सिविल्स के हैं। तो जो देख चुके हो ना, यहाँ तक पहुंच गए हो, तो मैसेज कर देना, तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ तक टिके हो। बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी।